पढ़ेंगे फंक्शनल फाइनेंस। फंक्शनल फाइनेंस क्या होता है? इसको हिंदी में हम कार्यात्मक वित्त भी कहते हैं। कार्यात्मक वित्त क्या होता है और किसने इस कंसेप्ट को दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फंक्शनल फाइनेंस का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले प्रोफेसर ए.पी. लर्नर ने दिया। इनका फुल नाम था प्रोफेसर अब्बा पी. लर्नर। ये मानते थे कि फिस्कल मेजर्स जो हैं वो केवल उनके इफेक्ट्स के द्वारा जज किए जाने चाहिए। जिस तरीके से फिस्कल मेजर्स जो है वो इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसी को प्रोफेसर लर्नर ने फंक्शनल फाइनेंस का नाम दिया। फंक्शनल फाइनेंस का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल अपोजिट है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का अब जो है वो क्या कंसेप्ट था? उनका कंसेप्ट था कि स्टेट को मार्केट में बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। अगर स्टेट मार्केट में इंटरवेंशन करता है तो उससे मार्केट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो इस बात को मानते थे कि स्टेट को जो है वो लेजिस फेयर पॉलिसी के थ्रू चलना चाहिए। लेजिस फेयर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि सरकार को जो है वो अर्थव्यवस्था में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जेबी से ने एक थ्योरी दी थी जिसकी थ्योरी थी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो आपको ये मैंने सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड की थ्योरी पढ़ाई थी कि सप्लाई जो है तुरंत अपनी मांग क्रिएट कर लेती है और जैसे ही अर्थव्यवस्था में किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसके बराबर डिमांड जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद इन्होंने एक और थ्योरी दी थी कि अर्थव्यवस्था में देयर कैन बी नो ओवर प्रोडक्शन एंड नो अंडर प्रोडक्शन। अर्थव्यवस्था में ना तो कभी ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, ना ही कभी अंडर प्रोडक्शन हो सकता है। और अर्थव्यवस्था में अगर कभी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन होता भी है तो अर्थव्यवस्था में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि इनविजिबल हैंड के द्वारा जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ओवर प्रोडक्शन अगर होगा तो अगले साल जो है वो प्रोड्यूसर कम उत्पादन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर अंडर प्रोडक्शन होगा तो उसकी जो है वो डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी तो जो है उसके प्राइस राइज होंगे। प्राइस राइज होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि जितने भी आपके प्रोड्यूसर हैं उनको बेनिफिट होगा। जब प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट होगा तो डेफिनेट सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। फायदा होगा तो वो नेक्स्ट ईयर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ऑटोमेटिकली जो है उसके प्राइस स्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो थे ये बिल्कुल इस बात को मानते थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, स्टेट को बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है ये फंक्शनल फाइनेंस का जो सिद्धांत है ये अपोजिट है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का सिद्धांत हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट को हमेशा बैलेंस बजट बनाना चाहिए, यानी कि उसकी आमदनी उसके खर्चों के इक्वल होनी चाहिए। ना तो कभी गवर्नमेंट डेफिसिट का बजट बनाए ना सरप्लस का बजट बनाए। और ये सेम वही बात है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे कि वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी होती है जो कि सबसे कम खर्च करती है और कम से कम टैक्स लगाती हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि बाद की चीजों में ये चीजें जो है फेल हो गई और जब मंदी की स्थिति आई और कीन्स जो है इस बात को लेकर के आए तो ऐसे केस में जब 1930 की मंदी आई और कीन्स ने सिद्धांत को जो है वो विरोध किया और उन्होंने बोला कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। कार्यात्मक वित्त का जो सिद्धांत है वो साउंड फाइनेंस के सिद्धांत के भी अपोजिट में काम करता है। साउंड फाइनेंस का सिद्धांत क्या है? देखिए, साउंड फाइनेंस का सिद्धांत है कि जो है गवर्नमेंट को जो है हमेशा बैलेंस बजट बनाना चाहिए, उसे कम से कम खर्चा करना चाहिए और उसे जो है मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा मार्केट फेल्योर हो जाता है। साउंड फाइनेंस का सिद्धांत बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस पर हम इंडिविजुअल और बिजनेसमैन काम करते हैं। इंडिविजुअल्स को जैसे कहा जाता है कि आप केवल उतना ही खर्च कीजिए जितनी की आपकी इनकम है, यानी कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। आपकी जितनी चादर है केवल उतने ही पांव पसारिए, उससे ज्यादा खर्चा करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक इसी तरह साउंड फाइनेंस का सिद्धांत ये हमें कहता है, लेकिन इसके अपोजिट है फंक्शनल फाइनेंस का सिद्धांत। फंक्शनल फाइनेंस का सिद्धांत कहता है कि गवर्नमेंट को कभी भी जो है वो बैलेंस बजट नहीं बनाना चाहिए। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को, लर्नर जो थे इस सिद्धांत के साथ आए, लर्नर ने ये बोला कि गवर्नमेंट को जो है वो कभी भी बैलेंस बजट नहीं बनाना चाहिए, या तो इसे जो है डेफिसिट का बजट बनाना चाहिए या फिर इसे जो है वो हमेशा जो है सरप्लस का बजट बनाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए बजट जो है वो तीन तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके का होता है?
पहला होता है हमारा बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब है कि जहां आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल जो है आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल है। क्योंकि टोटल रेवेन्यू आपका टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल है तो डेफिनेट सी बात है कि ये आपका बैलेंस बजट होगा। दूसरा जो आपका बजट होता है वो होता है आपका सरप्लस बजट। सरप्लस बजट कौन सा होता है? सरप्लस बजट वो होता है जिसमें कि टोटल रिसीप्ट आपके ज्यादा होंगे इसमें और टोटल एक्सपेंडिचर वो होगा कम होगा, जिस वजह से आपको सरप्लस मिलेगा। यानी कि आप कुछ ना कुछ पैसा बचा लेंगे। जब आप कुछ पैसा बचा लेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि उसको आप और कामों पे खर्च कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम सरप्लस का बजट या बचत का बजट। इसी तरह एक और बजट होता है जिसे हम कहते हैं डेफिसिट का बजट। डेफिसिट यानी घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है? जबकि हमारे जो टोटल खर्चे होते हैं वो टोटल इनकम से हमारी ज्यादा होते हैं। तो हमारे टोटल खर्चे देखिए ज्यादा है और टोटल इनकम जो है हमारी कम है। जब हमारी टोटल इनकम कम है और टोटल खर्चा ज्यादा है तो गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है। इस घाटे को गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी? या तो गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर और ज्यादा टैक्सेस लगाएगी या फिर वो उधार लेगी। तो किसी भी तरह या फिर वो नोट छाप करके और डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू इसको पूरा कर सकती है। तो प्रोफेसर लर्नर का ये मानना था कि जो है अर्थव्यवस्था में फिस्कल पॉलिसी का जो उद्देश्य होता है वो कभी भी बैलेंस बजट बनाना नहीं होता। गवर्नमेंट को जानबूझकर या तो डेफिसिट का बजट बनाना चाहिए और या फिर सरप्लस का बजट बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? उनके अनुसार गवर्नमेंट के दो ही उद्देश्य होते हैं अर्थव्यवस्था में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो अर्थव्यवस्था में लेकर के आ सकती है। तो आजकल की अर्थव्यवस्थाओं का मेन एम जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ जो है गवर्नमेंट को जो है ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आना होगा। तो उन्होंने प्रोफेसर लर्नर का ये कहना था कि फंक्शनल फाइनेंस जो है, फंक्शनल फाइनेंस का जो मेन एम है वो है सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एंड जो इसका सेकेंड एम है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लेकर के आना। और तीसरा एम जो इसका है वो है अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर आना। आपको सबको पता है कि इस समय हम सब लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी में हमारा मेन एम जो होता है वो होता है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को मेंटेन रखा जाए। तो प्रोफेसर लर्नर का ये मानना था कि मेन काम है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को मेंटेन रखना, ग्रोथ को लाना, क्योंकि ग्रोथ लाएंगे तभी लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तभी फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो अर्थव्यवस्था में जब आपको ग्रोथ लानी है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना है और साथ के साथ आपने इस ग्रोथ को भी लेकर आना है जिससे कि अर्थव्यवस्था लगातार जो है वो आपकी उन्नति करती रहे। उनका ये मानना था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करें। आय और व्यय को बैलेंस करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अर्थव्यवस्था में आप समृद्धि कैसे लाएंगे? उन्होंने कहा जरूर कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट बैलेंस का बजट बनाए। गवर्नमेंट घाटे का भी बजट बना सकती है, गवर्नमेंट सरप्लस का भी बजट बना सकती है। डिपेंड करता है इकोनॉमी की कंडीशन के ऊपर कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन किस तरह की है। अगर इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो जो है इन्फ्लेशन वाली स्थिति है, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड ज्यादा होती है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में वस्तुएं कम होती हैं, इसलिए चीजों के रेट लगातार बढ़ रहे होते हैं। तो प्रोफेसर लर्नर का ये मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन चल रही है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को सरप्लस बजट बनाना चाहिए। सरप्लस बजट यानी कि बचत का बजट बनाना चाहिए। बचत का बजट बनाने के लिए उसे जानबूझकर क्या करना चाहिए? हैवी टैक्सेशन कर देना चाहिए। लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं, टैक्स लगा के उनकी जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर है उसको वो अपने हाथ में खींच ले, जिससे कि लोग जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं वो मार्केट में अपने आप कम हो जाएगी। दूसरी, इसी तरह वो वस्तुओं के ऊपर भी कर लगा सकते हैं, खासतौर से जिन वस्तुओं की डिमांड ज्यादा है और अगर वो लग्जूरियस आइटम के अंदर आती है तो वो उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन कर सकती है और इस तरह उनकी डिमांड को कम कर सकती है। तो अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आ गई है या मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को सरप्लस बजट बनाना चाहिए। और सरप्लस बजट बनाने के साथ ही फिस्कल पॉलिसी के जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं, तीन इंस्ट्रूमेंट क्या है? देखिए, फिस्कल पॉलिसी में तीन इंस्ट्रूमेंट आते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है कि जो है वो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, दूसरा पब्लिक रेवेन्यू और तीसरा पब्लिक डेट।
तो उन्होंने कहा कि पब्लिक रेवेन्यू में गवर्नमेंट को हैवी टैक्सेशन करना चाहिए, इसी तरह अपने एक्सपेंडिचर में जो है उसे बहुत ज्यादा कटिंग कर देनी चाहिए। जितने भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट अगर उसको खर्चा कम कर देगी तो नेचुरली है कि मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी। मार्केट में अगर मनी की सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली लोगों के हाथ से पैसा जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए इनका ये मानना था प्रोफेसर लर्नर का कि सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट का होता है वो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना होता है। और जितने भी फिस्कल मेजर होते हैं, फिस्कल मेजर से हमारा जो पर्पस होता है, फिस्कल मेजर का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर के आना। अगर वो इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर के आ जाती है तो अर्थव्यवस्था की काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक इसी तरह उनका ये मानना था कि दूसरा, अगर अर्थव्यवस्था में देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आएगा या फिर अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन आएगा। इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डिप्रेशन क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग कम होती चली जाती है या गिरती चली जाती है। मांग गिरती है तो डेफिनेटली है कि उत्पादकों का सामान नहीं बिकता, सामान नहीं बिकता तो उनकी इनकम कम होती है। जब उनकी इनकम कम होने लगती है तो वो धीरे धीरे अपने एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर देते हैं। मार्केट में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जब लोगों का रोजगार चला जाता है या उनकी तनख्वाह आधी हो जाती है तो डेफिनेटली उनकी भी परचेजिंग पावर कम हो जाती है और इस तरीके से मार्केट में डिप्रेशन आना शुरू होता है। मार्केट में जो डिप्रेशन आना शुरू होता है ये सबसे पहले जो है वो सबसे पहले हमेशा जो है वो रिसेशन की स्टेज से आना शुरू होता है। और जैसे ही रिसेशन खत्म होता है तो फिर मार्केट में जो है वो आपका डिप्रेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है और डिप्रेशन में कन्वर्ट होकर ये डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है। तो डिप्रेशन की स्टेज में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रोफेसर लर्नर का ये मानना था डिप्रेशन की स्टेज में गवर्नमेंट को हमेशा डेफिसिट का बजट बनाना चाहिए। डेफिसिट का बजट क्या होता है? डेफिसिट के बजट को हम कहते हैं घाटे का बजट। घाटे का बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट जानबूझकर खर्चा ज्यादा करती है और उसकी इनकम कम होती है। खर्चा ज्यादा होने की वजह से और इनकम कम होने की वजह से जो है गवर्नमेंट को घाटा होता है और इस घाटे की भरपाई जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके थ्रू करती है। डेफिसिट का बजट बनाते टाइम वो क्या कर सकती है? सबसे पहला तो डिप्रेशन के टाइम में लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना जरूरी है क्योंकि लोगों के हाथ में मनी की कमी हो जाती है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रोफेसर लर्नर ये कहते हैं कि उस समय गवर्नमेंट को टैक्स को कम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट टैक्स की अमाउंट को घटा देगी तो डेफिनेट सी बात है कि कुछ ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा। जब ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में पहुंचेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर जब उनकी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली वो ज्यादा सामान खरीदेंगे और मार्केट से रिसेशन कम होना शुरू होगा। इसी तरह गवर्नमेंट को खुद बहुत ज्यादा खर्च करना चाहिए क्योंकि ऐसे समय में चूंकि प्राइवेट सेक्टर खर्चा करने के लिए आगे नहीं आता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता या उसको प्रॉफिट इंसेंटिव नहीं होता। उसे मालूम है कि मार्केट से पता नहीं मुझे फिर इतना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में जो है गवर्नमेंट को खुद से खर्च करना चाहिए और मार्केट में मनी को इन्फ्यूज करना चाहिए। तीसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट नोट छापे और उनको मार्केट में सप्लाई करे। जिस तरीके से और मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ा करके लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाए। अगर वो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाएगी तो डेफिनेटली जो है मार्केट से डिप्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी चल रही है। पिछले 5 महीनों से आपको मालूम है कि 2 महीने तो फुल लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन रहा तो लोगों के काम धंधे बंद रहे, काम धंधे बंद हुए तो इनकम कम हुई। इनकम कम हुई तो बहुत सारे लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को या तो निकाल दिया या उनकी तनख्वाह को आधा कर दिया। डेफिनेटली जब इनकी तनख्वाह को आधा कर दिया गया तो आप ये मानकर चलिए कि जब इनकी तनख्वाह आधी हो जाएगी तो इनकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी तो इनकी परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर इनकी अगर कम होगी तो डेफिनेट सी बात है कि मार्केट में रिसेशन फैलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इस समय मार्केट में जो सिचुएशन है वो रिसेशन की है। रिसेशन आपकी डिप्रेशन में कन्वर्ट ना होने पाए, इसको गवर्नमेंट को रोकना है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ने 5 महीने के लिए जो है लोगों के लिए राशन फ्री कर दिया है। जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, लोग उन्होंने जो है इनकम टैक्स को भरने की लिमिट को बढ़ा दिया है। उन्होंने जीएसटी को थोड़ा सा कम कर दिया है, जीएसटी की लिमिट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया है। सरकार जो है खुद खर्चा कर रही है।
न केवल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए खर्चा कर रही है, बल्कि प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही है जिससे लोगों को काम मिल सके। इस तरीके से गवर्नमेंट को इस रिसेशन को इस समय आने को रोकना होगा। अगर इस रिसेशन को आप आने से नहीं रोक पाए तो मानकर चलिए कि जो है आपकी इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए प्रोफेसर लर्नर का ये कहना था कि अर्थव्यवस्था में जितने भी हमारे फिस्कल पॉलिसी के टूल हैं, फिस्कल पॉलिसी के टूल क्या है? एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, एक आपका पब्लिक रिवेन्यू है, ठीक है, पब्लिक रिवेन्यू के बाद आपका एक पब्लिक डेट है। ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका उद्देश्य कभी भी हमारा बैलेंस बजट नहीं है। इनका उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए और अर्थव्यवस्था को जो है वो करेक्ट किस तरीके से किया जाए। तो ये मेन काम आता है जिसे प्रोफेसर लर्नर बोलते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का मेन काम जो है क्या होना चाहिए। सेकेंड बात जो फंक्शनल फाइनेंस के अंदर आती है कि गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन करना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे मेंटेन करोगे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, उन्होंने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल का क्या मतलब है कि अगर ये ऑप्टिमम लेवल पर नहीं होगा तो आप मानकर चलिए कि अर्थव्यवस्था में लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे या व्यापारी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? देखिए कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में ये लेवल आपका ऑप्टिमम नहीं है तो वो मनी को बोरो नहीं करना चाहेंगे। इसलिए अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो है अर्थव्यवस्था में लोग उधार लें और अर्थव्यवस्था में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है उधार लें, तो ऐसे केस में उसे जो है अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट को डाउन करना होगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट को डाउन नहीं करती है तो नेचुरली है कि अर्थव्यवस्था में ये काम नहीं हो पाएगा। तो वो क्या कर सकती है अर्थव्यवस्था के अंदर? वो लेंडिंग कर सकती है मनी को, और लेंडिंग करके मनी को जो है वो खुद से जो है लेंड कर सकती है और उसके इंटरेस्ट मनी को कम पर ला सकती है, इंटरेस्ट मनी को रेट लोअर कर सकती है। इसी तरह जो है वो ये भी कर सकती है कि अब वो बोरो कर सकती है मनी को। अगर अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है तो वो इस मनी को बोरो कर सकती है और अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा सकती है। इसके अलावा इस तरीके से वो अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन कर सकती है। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का दूसरा काम क्या है कि पहले तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखे, दूसरा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन करे। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन करती है तो अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट का लेवल हाई रहेगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल हाई रहेगा तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो आप समझिए तभी उसके बाद जो है फुल एम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था में आ सकता है। इसके बाद प्रोफेसर लर्नर कहते हैं कि ऊपर के जो दो प्रिंसिपल बताए गए हैं, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लाना, इन दोनों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपस में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है साउंड फाइनेंस का प्रिंसिपल फॉलो करती है, तो गवर्नमेंट को मनी को प्रिंट करना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्रिंटिंग द मनी जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में एक ऐसी पावर है जो कि किसी अन्य के हाथ में नहीं है, जिसके थ्रू अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट जो है वो स्टेबिलिटी ला सकती है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को जो है मनी को प्रिंट करना चाहिए। इसलिए इसे ना तो टैक्सेशन को ऐसे टूल के रूप में अपनाना चाहिए जो कि रेवेन्यू को रेज करता है। इनका ये मानना था कि टैक्सेशन जो है अर्थव्यवस्था में कभी भी गवर्नमेंट की आय का साधन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन का उद्देश्य ही नहीं है आय कमाना। उन्होंने कहा टैक्सेशन का मेन उद्देश्य है कंजम्पशन को कर्व करना, यानी कि अर्थव्यवस्था में रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, रिड्यूस करना इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज को, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले बताया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के हाथ से मनी लेकर के दूसरे व्यक्ति के हाथ में देना, यानी कि रिच व्यक्तियों के हाथ से मनी लेकर के इसे गरीब व्यक्तियों के हाथ में देना। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैसे करना चाहिए कि वो अमीर व्यक्तियों के ऊपर जो है वो ज्यादा टैक्सेशन लगाए और अमीर व्यक्तियों के ऊपर से टैक्सेशन लगा करके वो गरीब व्यक्तियों के ऊपर वो पैसा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू खर्च करे। अगर वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू गरीब व्यक्तियों के ऊपर ये पैसा खर्च करेगी तो डेफिनेटली जो है कि
अर्थव्यवस्था में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो डेफिनेटली जो है अर्थव्यवस्था में मनी का फ्लो जो है वो रिच से जो है वो गरीब व्यक्तियों की तरफ जाएगा। तो इसलिए उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट को जो है जो आपके टैक्सेस हैं इनका उद्देश्य हमेशा से जो होता है वो हमेशा से इनका उद्देश्य कभी भी जो है इनकम रेज करना नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था में बैलेंसिंग क्रिएट करना होता है। तो गवर्नमेंट को वो कहते हैं क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है जहां हम अमीरों पे ज्यादा कर लगाते हैं और वो कर से जो पैसा आता है उसे गरीबों के ऊपर खर्च करते हैं। इसी तरह तीसरा काम वो क्या कहते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर। आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे करोगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमेशा कैसे करोगे कि आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को हेल्प करने के लिए करो कि जो भी गरीब लोग हैं, डेस्टिट्यूट लोग हैं, या और लोगों को जो है पेंशन देने के लिए, गरीब लोगों को पेंशन देने के लिए खर्च करो, या फिर आप जो है वो मेडिकल केयर के ऊपर खर्च करो कि मेडिकल केयर जो है वो सिक और हैंडीकैप को आप किस तरीके से प्रोवाइड करोगे। तो अगर आप इसके ऊपर खर्च करते हो तो डेफिनेटली जो है आप ये काम कर सकते हो। फिस्कल पॉलिसी का मेजर कीन्स लेकर के आए थे। तो इनका ये मानना था कि फिस्कल पॉलिसी के जितने भी टूल्स हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में एक ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है अर्थव्यवस्था में ना केवल जो है वो इसमें स्टेबिलिटी ला सकती है, बल्कि इसमें ग्रोथ भी लेकर के वो आ सकती है। तो ये मेजर हथियार है जिसके थ्रू गवर्नमेंट काम कर सकती है। अब आता है कि फीचर्स क्या होते हैं फंक्शनल फाइनेंस के। तो देखिए फीचर्स क्या होंगे इसके, कि सबसे पहला फीचर इसका होगा मार्केट फेल्योर। गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमारा फेल हो जाता है। अभी जब मैंने पूरा मार्केट फेल्योर पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि मार्केट फेल्योर के क्या रीजन होते हैं, मार्केट क्यों फेल होता है, मार्केट फेल्योर को गवर्नमेंट करेक्ट कैसे कर सकती है। तो गवर्नमेंट को जब भी मार्केट फेल हो जाता है तो नेचुरली गवर्नमेंट को इंटरवीन करने के लिए मार्केट में आना होता है और अर्थव्यवस्था को जो है करेक्ट करना होता है अपने फिस्कल पॉलिसी के मेजर के थ्रू। तो इसके थ्रू, फंक्शनल फाइनेंस के थ्रू प्रोफेसर लर्नर हमें एक और चीज बताते हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी कि फिस्कल पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या है और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है और इसके थ्रू काम किया जा सकता है। तो ये सेकंड काम है इसका जो ये बताते हैं। तीसरा, बजट एडजस्टमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि बजट एडजस्टमेंट क्या होता है। बजट एडजस्टमेंट का मतलब है कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट बैलेंस का बजट बनाए, साउंड फाइनेंस ही गवर्नमेंट को करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका मानना था प्रोफेसर लर्नर का कि ये इंडिविजुअल के लिए सही है, बिजनेस के लिए सही है, कॉर्पोरेट्स के लिए सही है कि हम या तो बैलेंस बजट बनाए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस बजट बनाए। उसका मेन काम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या अर्थव्यवस्था को बिजनेस साइकिल से बचाना या अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी लेकर आना। तो वो या सरप्लस बजट बना सकती है या फिर वो डेफिसिट का बजट बना सकती है और बजट एडजस्टमेंट के थ्रू जो है अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकती है। चौथी बात उन्होंने बोली कि फंक्शनल फाइनेंस का मेन काम होता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेसर लर्नर ने ये साफ साफ लिखा कि टैक्सेस का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कभी भी गवर्नमेंट के लिए इनकम रेज करना नहीं है। इसका एक ही एम है और वो है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मार्केट इकोनॉमी की वजह से जितनी भी अर्थव्यवस्था में इनकम और वेल्थ में इनइक्वलिटी आ गई है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू और अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर के मेजर के थ्रू आप उस अर्थ को ठीक कीजिए और इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके जो है रिच लोगों के हाथ से पैसा लेकर के गरीब लोगों को स्पेंड कीजिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो है वो स्टेबिलिटी आ सके या इनइक्वलिटी को कम किया जा सके। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो फंक्शनल फाइनेंस का अगला उद्देश्य है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको पहले बताया कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वो सारे के सारे मेजर जो कि हम गरीब लोगों के कल्याण के लिए अपनाते हैं। तो गरीब लोगों के कल्याण के लिए आप क्या क्या मेजर अपनाते हो कि हम गरीबों को पेंशन प्रोवाइड करते हैं, विडोज को पेंशन प्रोवाइड करते हैं, डेस्टिट्यूट हैंडीकैप्स को मकान वगैरह देते हैं, या फिर हम ओल्ड एज में पेंशन प्रोवाइड करते हैं, या हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जिसके थ्रू सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाता है। अब इसके बाद आता है कि फंक्शनल फाइनेंस की समरी या टोटल फंक्शनल फाइनेंस क्या होता है। देखिए तो प्रिंसिपल आइडिया जो है फंक्शनल फाइनेंस या कार्यात्मक वित्त के आगे वो ये है कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवीन करना होगा। ये अपने आप में सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होती।
ये बात मैंने आपको जब कीन्स की थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था कि कीन्स इस विचार को लेकर के आए थे कि इकोनॉमी जो है वो कभी भी सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होती, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो थी वो 1930s में फेल हो गई थी। यही बात प्रोफेसर लर्नर कहते हैं कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवीन करना होगा, ये सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होती। एक बात और ध्यान रखिए कि प्रोफेसर लर्नर कीन्स के बाद आते हैं। इन्होंने कीन्स से एक स्टेप आगे बढ़कर बताया। कीन्स मार्केट में फिस्कल पॉलिसी के इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में है जो है वो इंटरवीन करना चाहिए अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, और फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। लेकिन लर्नर उससे एक और कदम आगे बढ़ते हैं। लर्नर उससे आगे बढ़कर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का एम अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के साथ साथ एक प्रॉस्परस इकोनॉमी को बनाना होना चाहिए। उन्होंने कहा स्टेट का कोई भी उद्देश्य सिंपल वाला नहीं है जो हम पहला मानते थे कि 3 काम उसे करने चाहिए, कि उसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, या उसे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करना चाहिए। इसकी बजाय स्टेट का जो मेन काम है वो ये है कि स्टेट जो है वो प्रॉस्परस इकोनॉमी दे, या प्रॉस्परस इकोनॉमी के लिए काम करे कि अर्थव्यवस्था को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है, कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो मनी है, मनी स्टेट ने ही क्रिएट किया है। चूंकि मनी स्टेट का एक क्रिएचर है, इसलिए इसको मैनेज करना भी स्टेट का ही काम है। नोट कौन छापता है? गवर्नमेंट छापती है। करेंसी कौन छापता है? गवर्नमेंट छापती है। तो मनी जो है वो स्टेट का पैदा किया हुआ एक क्रिएचर है, इसलिए चूंकि ये इसका पैदा किया हुआ क्रिएचर है, इसलिए इसे मैनेज करना भी स्टेट का ही काम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है मनी की अमाउंट को या मनी की क्वांटिटी को मार्केट में रेगुलेट करे। जब मनी ज्यादा हो जाता है मार्केट में तो उसे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू मनी को मार्केट से खींच लेना चाहिए, और जब ये मार्केट में कम हो जाता है तो उसे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू मनी को मार्केट में इनफ्लो कराना चाहिए या मार्केट में इन्फ्यूज करना चाहिए। उन्होंने कहा, चौथी बात उन्होंने बोली कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाली होनी चाहिए, और बजट जो है वो इसका एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि वो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसे मैनेज कर सके। तो फिस्कल पॉलिसी जब भी आप बनाएंगे, इकोनॉमी को आप जिस तरफ भी ले जाना चाहते हैं, सपोज आजकल कोरोना चल रहा है, रिसेशन की तरफ इकोनॉमी बढ़ रही है, तो रिसेशन में ये ना जाने पाए और हमारी ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या एफर्ट्स करने चाहिए और गवर्नमेंट को अपने बजट को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, ये बात इसके अंदर आती है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि टैक्स जो है वो एक टूल है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। गवर्नमेंट को टैक्स को एक रेवेन्यू मेजर के रूप में नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के रूप में अपनाना चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो है या समाज में जो है हम इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को जो है वो कम कर सके। इसके अलावा फंक्शनल फाइनेंस का कंसेप्ट ये कहता है कि पब्लिक जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर आप करते हो, किसी भी एरिया में करते हो, मान लो आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो आप फ्री हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप कोई सड़क बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, हर पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका जस्टिफाइड होना चाहिए कि आप ये पब्लिक एक्सपेंडिचर कर क्यों रहे हो। इसके अलावा जो है इस जिस तरह आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर जस्टिफाई होना चाहिए, इसी तरह आप उधार क्यों दे रहे हो या उधार क्यों ले रहे हो। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप डेफिसिट का बजट बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको उधार लेना पड़ेगा, अगर आप सरप्लस का बजट बनाएंगे तो हो सकता है आप उधार दे भी। तो आप उधार क्यों ले रहे हो या क्यों दे रहे हो, इसके लिए भी आपको जस्टिफाई करना होगा। तो जब तक ये फंक्शंस जो है वो हमारी सोसाइटी के सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, तब तक ये फंक्शन हमारे जस्टिफाइड है और इन कामों को हम कर सकते हैं। ये है आपका फंक्शनल फाइनेंस। बाद में फंक्शनल फाइनेंस को कुछ अर्थव्यवस्थाओं में एक्टिवेटिंग फाइनेंस का नाम भी दिया गया। एक्टिवेटिंग फाइनेंस डॉक्टर बलजीत सिंह ने दिया था। ये एक स्टेप आगे है फंक्शनल फाइनेंस से आकर के, और साउंड फाइनेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो जो है ये इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो देखिए फंक्शनल फाइनेंस जो है कि इसके एक स्टेप आगे है, फिस्कल पॉलिसी से बढ़कर है, और प्रोफेसर एपी लर्नर का दिया हुआ सिद्धांत है। 1950s के बाद मैक्सिमम इकोनॉमीज ने अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए फंक्शनल फाइनेंस के कंसेप्ट को अपनाया था। ये